हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर पूनम भंडारी। और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है थेरेपेटिक मोडालिटीज़ के अंतर्गत थर्मोथेरेपी, यानी कि चिकित्सीय पद्धतियों के अंतर्गत तापीय चिकित्सा या ऊष्मीय चिकित्सा। इससे पहले कि हम इस बात पर चर्चा करें कि थर्मोथेरेपी क्या होती है, तापीय चिकित्सा किसे कहते हैं, हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि थेरेपेटिक मोडालिटीज़ यानी कि चिकित्सकीय पद्धतियाँ क्या होती हैं। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि खेल पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य होता है जितनी जल्दी हो सके चोटिल खिलाड़ी को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक व व्यावसायिक रूप से चोट लगने से पूर्व वाली स्थिति में वापस लाना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चोट लगने के पश्चात अतिशीघ्र हमें खेल पुनर्वास की प्रक्रिया को शुरू कर देना होता है और इस प्रक्रिया में हम विभिन्न प्रकार के इलाज के तौर तरीकों को, चिकित्सा की पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं इलाज के तौर तरीकों को थेरेपेटिक मोडालिटीज़ यानी कि चिकित्सकीय पद्धतियाँ कहते हैं। खेल पुनर्वास में निम्नलिखित चिकित्सकीय पद्धतियाँ उल्लेखित हैं। सबसे पहले क्रायोथेरेपी यानी कि शीत चिकित्सा, थर्मोथेरेपी यानी कि तापीय चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड यानी कि पारजम्बु रश्मि के द्वारा उपचार, डायथर्मी यानी कि उच्च विद्युतापन्न, इलेक्ट्रोथेरेपी यानी कि विद्युत चिकित्सा के द्वारा उपचार, और बहुत सारे अन्य तरीके भी इनमें शामिल हैं जिन पे मुख्य रूप से आते हैं मसाज यानी कि मालिश, ट्रैक्शन यानी कि खिंचाव, और बहुत सारी औषधियों का अनुप्रयोग। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि थर्मोथेरेपी यानी कि ऊष्मीय चिकित्सा किसे कहते हैं। इसे तापीय चिकित्सा भी कहते हैं। और खेल पुनर्वास में चिकित्सकीय पद्धति के रूप में ऊष्मा या ताप के अनुप्रयोग को हम थर्मोथेरेपी या तापीय या ऊष्मीय चिकित्सा कहते हैं। खेल चिकित्सा के द्वितीय चरण में तापीय चिकित्सा का अनुप्रयोग होता है और इसका मुख्य उद्देश्य रक्त प्रवाह को बढ़ाना और चोटिल अंग के शीघ्र उपचार को बढ़ावा देने हेतु किया जाता है। यदि हम ऊष्मीय चिकित्सा का प्रयोग नई एक्यूट चोट पर करते हैं, जब सूजन भी ज़्यादा होती है, इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा होता है, तो यह चोटिल रक्त और लसिका वाहिकाओं को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके कारण कि स्वेलिंग भी ज़्यादा हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा हो सकता है और रक्तस्राव और अधिक बढ़ सकता है। सही समय पर इस चिकित्सा का प्रयोग कर हम रक्त परिसंचरण को यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को और सेलुलर मेटाबॉलिज्म को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसका इफेक्ट एनाल्जेसिक होता है। यह पीड़ाहर औषध के रूप में जाना जाता है, इसलिए यह दर्द के निवारण में भी सहायक होता है। वाहिका प्रसरण यानी कि वेजोडायलेशन और तेज ब्लड सर्कुलेशन के कारण चोटिल स्थान की ओर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों का अंतः प्रवेश बढ़ जाता है और इससे जो चोटिल ऊतक होते हैं, क्षतिग्रस्त टिश्यूज होते हैं, उनकी हीलिंग को प्रोत्साहन मिलता है और चोटिल स्थान से वेस्ट प्रोडक्ट्स अपशिष्ट पदार्थों की भी निकासी होती है। यदि इस पद्धति का उपयोग हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या रोम के एक्सरसाइजेज के साथ करते हैं तो ऊष्मीय चिकित्सा जो संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनके विस्तारण में भी सहायक होती है। अब हम विवेचना करेंगे उन कारकों की जो कि ऊष्मीय चिकित्सा में ऊष्मा के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। बच्चों, शीत चिकित्सा की भांति ही ऊष्मीय चिकित्सा में भी ऊतकों में ऊष्मा का प्रवाह निम्नलिखित तथ्यों पर आश्रित होता है। इसमें सबसे पहला है कि हीट की इंटेंसिटी क्या है, जो हीट हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी तीव्र है। इसमें दूसरा है कि हम कितने देर के लिए उस हीट का एक्सपोजर अपनी त्वचा से या चोटिल स्थान से कर रहे हैं। और इसमें तीसरा है कि जो हम थर्मल मीडियम यूज़ कर रहे हैं, जो ऊष्मीय प्रभाव हेतु हम जो माध्यम को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस प्रकार का है। त्वचा और उपचर्म ऊतकों में लगभग 0.5 सेंटीमीटर तक की गहराई तक हम ऊष्मीय चिकित्सा से तापमान को प्रभावी रूप से बढ़ा सकते हैं। यदि चोटिल स्थान का रक्त परिसंचरण ठीक ठाक है, सुचारू है, तो 6 से 8 मिनट तक की चिकित्सा में हम उस स्थान का तापमान पर्याप्त मात्रा में बढ़ा सकते हैं। और यदि हम और अधिक गहराई तक तापमान को पहुंचाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक, तब ऊष्मा बढ़ाने के लिए लगभग 15 से 30 मिनट की चिकित्सा या हीट एक्सपोजर लगातार हमको चाहिए होती है। जो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है त्वचा के नीचे, उपचर्म जो वसा कहलाता है, वो उसकी परत यदि मोटी होती है तो यह प्रभावित करती है कि कितनी ऊष्मा हमारे और गहराई तक
जाए। जो उपचर्म वसा होता है वो विसंवाहक यानी कि इंसुलेटर की तरह काम करता है और ऊष्मा के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है। अतः जिन ऊतकों के ऊपर भारी वसा की परत होती है वे सतही ऊष्मा के प्रयोग से बहुत कम और देर में प्रभावित होते हैं। त्वचा को बिना क्षति पहुंचाए गहराई तक ऊतकों को ऊष्मा पहुंचाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड या डायथर्मी का उपयोग करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उन माध्यमों की उन तौर तरीकों की जिनके द्वारा हम तापीय चिकित्सा को संचालित अपने शरीर में चोटिल स्थान पर कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे आप नोट्स में भी देख पा रहे हैं हमारे पास 5-6 तरीके होते हैं। इनमें सबसे पहला आता है व्हर्लपूल माध्यम से। इसमें जो पानी का उछाल होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं बिजली के उपयोग के द्वारा। दूसरा इसमें आता है हॉट टब्स, गर्म पानी के टब, जकूजीज जो हम विभिन्न प्रकार के क्लब्स वगैरह में हम देख पाते हैं। फिर है मॉइस्ट हॉट पैक्स, फिर है पैराफिन बाथ या वैक्स बाथ या मोम की द्वारा चिकित्सा, फिर है अल्ट्रासाउंड और डायथर्मी इत्यादि। जैसे कि मैंने पहले भी कहा जो ऊष्मीय चिकित्सा होती है उसमें जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है वो विकिरण यानी कि रेडिएशन और संवहन इत्यादि के द्वारा होता है। सतही ऊष्मा प्राप्त करने के लिए गर्म पानी, मोम चिकित्सा, व्हर्लपूल इत्यादि इस्तेमाल करते हैं। परंतु यदि हमें और अधिक गहराई तक ऊतकों में गर्माहट को पहुंचाना होता है, अपेक्षाकृत गहराई तक चाहिए होती जब हमें ऊष्मा, तो अल्ट्रासाउंड, डायथर्मी इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं। बच्चों अब हम विवेचना करेंगे तापीय चिकित्सा के साथ संबंधित इंडिकेशंस की और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। इंडिकेशंस यानी कि डूज एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कि डोंट्स। इंडिकेशन यानी कि वे परिस्थितियां जिन परिस्थितियों में हम थर्मोथेरेपी यानी कि तापीय चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वे कंडीशंस होती हैं, वे परिस्थितियां होती हैं जब हमको तापीय चिकित्सा का इस्तेमाल नहीं करना होता। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इंडिकेशंस इसके क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है अर्धजीर्ण सब एक्यूट या दीर्घ चोटें। बच्चों यहाँ पे एक बात और जानने वाली होती है कि एक्यूट इंजरीज और क्रॉनिक इंजरीज किन्हें कहते हैं। एक्यूट इंजरीज वो उन आघात को कहते हैं, उन चोटों को कहते हैं जो बहुत तीव्र होती हैं, बहुत तेज इनमें दर्द होता है और उतनी ही जल्दी ये ठीक भी हो जाती हैं। जो क्रॉनिक चोटें होती हैं, क्रॉनिक इंजरीज होती हैं, वो दीर्घ होती है, लंबे समय से चलती आ रही। इनमें जो दर्द की मैग्नीट्यूड होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती और ये लंबे समय तक हमारे साथ बनी रहती हैं। हम थर्मोथेरेपी का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हमारी किसी चोट पे सूजन हो, उसको हमें ठीक करना हो, या नीलांछन यानी कि कंट्यूजन उस चोट को कहते हैं, इसको नील पड़ना भी कहते हैं, जिसमें हमारे सतह पर, त्वचा की सतह पर खून नहीं निकलता, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और वहाँ पे खून का जमाव हो जाता है, वो स्थान नीला नीला लगता है, इसीलिए इसको नीलांछन कहते हैं। जब हमारी मांसपेशियों में बहुत सारी ऐंठन हमें महसूस होती है, तब उस ऐंठन को भी दूर करने के लिए हम थर्मोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चोट के बाद दूसरे चरण में हमको रक्त के प्रवाह को बढ़ाना होता है, रोम यानी कि रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाने के लिए जो हम एक्सरसाइजेस को करते हैं उनको करना होता है, तभी भी हम थर्मोथेरेपी यानी कि तापीय चिकित्सा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमको हेमेटोमा हो, रक्त गुल्म हो, उसके इलाज के लिए भी हम थर्मोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्त गुल्म भी वो होता है, कंट्यूजन की ही एक फॉर्म होती है। इसमें सतह पर खून का रिसाव नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर खून का जमा हो जाता है, क्योंकि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और यहाँ पे खून के साथ साथ, हेमरेज के साथ साथ बहुत सारी सूजन भी हो जाती है। जब हमको जोड़ों में जकड़न हो, अवकुंचन हो, उसको सुधारने के लिए भी, अपने जोड़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हम थर्मोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी प्रकार का जो संक्रमण होता है त्वचा में, त्वचा के भीतरी जो ऊतक होते हैं उनमें संक्रमण होता है, उसको दूर करने के लिए भी हम थर्मोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
थर्मोथेरेपी से क्या होता है, तापीय चिकित्सा से क्या होता है, जो हमारा रक्त का प्रवाह होता है वो सुचारू रूप से चलने लग जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाती है, पोषक तत्वों की सप्लाई अच्छी हो जाती है, वहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनकी निकासी हो जाती है। इसीलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार के संक्रमण की उम्मीद बहुत कम रह पाती है। और विभिन्न प्रकार के क्षतिग्रस्त, तो हमारे चोट लगने के कारण जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उनकी हीलिंग के लिए, उनके उपचार के लिए भी हम थर्मोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आइए देखते हैं कि कब कब हमको तापीय चिकित्सा का, ऊष्मीय चिकित्सा का या थर्मोथेरेपी का इस्तेमाल नहीं करना होता। तीव्र चोट की कंडीशन में, बहुत ज़्यादा जब सूजन होती, जब चोट नई नई होती है, उस कंडीशन पे हमको तापीय चिकित्सा का इस्तेमाल नहीं करना होता। यदि इस चरण में हम चोट के इस चरण में, प्रथम चरण में अगर हम तापीय चिकित्सा का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारी लसिका, जो हमारी रक्त की वाहिकाएं हैं वो और भी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। यदि हमारा रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो, इम्पेयर्ड हो, किसी कारण से हमारे खून के रक्त के परिसंचरण में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तभी भी हमको तापीय चिकित्सा का उपयोग नहीं करना होता। या फिर तंत्रिका संवेदनशीलता हमारी शून्य हो गई हो, या फिर बाधित हो गई हो, या फिर इम्पेयर हो गई हो, हमको हमारी संवेदनशीलता बहुत कम हो गई हो, इसमें भी हमको तापीय चिकित्सा का इस्तेमाल नहीं करना होता। क्योंकि हम महसूस नहीं कर पाएंगे तब कि हमको कितनी गर्माहट मिल रही है और कितनी गर्माहट हमारी त्वचा या हमारा कोई जो चोटिल ऊतक है वो सह पा सकता है। यदि हमारा ताप नियमन, हमारा जो शरीर का ताप नियमन है वो बाधित हो, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो हमारा शरीर का है वो इम्पेयर हो चुका हो, बाधित हो, तभी भी हमको तापीय चिकित्सा का इस्तेमाल नहीं करना होता। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि थर्मोथेरेपी क्या होती है, तापीय चिकित्सा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत भान हो गया होगा। आने वाले वीडियोज़ में तापीय चिकित्सा को देने के विभिन्न माध्यम क्या होते हैं, व्हर्लपूल, हॉट टब्स, मॉइस्ट हॉट पैक्स, पैराफिन या वैक्स बाथ, अल्ट्रासाउंड या डायथर्मी किस प्रकार से संचालित होती है, किस प्रकार से उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसके बारे में हम विस्तृत विवेचना करेंगे।